Hello student, how are you? Again, you're most welcome on your YouTube channel Chemistry Plus Academy. लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वहाँ हमने इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड इक्वेशन को डराइव किया था। उसके बाद हमने हाफ लाइफ टाइम को डिस्कस किया था और कंप्लीट लाइफ टाइम को डिस्कस किया था। आई होप आपने वीडियो अच्छे से वॉच किया होगा और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो का लिंक भी पेस्ट कर दिया है, तो यहाँ पे भी जाके उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे important topic, that is the integrated rate equation for the first order reaction. ओके तो देखिएगा जीरो ऑर्डर आपने पढ़ रखा है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर होगा, बस थोड़ा सा माइनर इसमें डिफरेंस होगा। बाकी डेरिवेशन उस टाइप से हम करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ टाइम को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एवरेज लाइफ टाइम और विलहेल्म इक्वेशन को। तो विलहेल्म इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही होती है, तो उसको हम डराइव करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसको अच्छे से पूरा वॉच कीजिए और स्टार्ट करते हैं हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले आपको पता है कि व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और आपको पता है कि यदि मान लीजिएगा रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू रिएक्टेंट के केवल एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, तो मींस दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मींस जब हम रेट इक्वेशन को रेट एक्सप्रेशन को जब हम लिखते हैं इक्वेशन को, तो उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। इट मींस दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मींस केवल एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन में चेंज होता है। तो आप देख सकते हैं the chemical reaction in which the rate of reaction depends upon the concentration of one reactant molecule is known as the first order reaction। जहां पर rate of reaction का वैल्यू केवल एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आप देखिएगा एक रिएक्शन है, सपोज ए इज द रिएक्टेंट, इट गिव्स द प्रोडक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर क्या है, टी इज इक्वल टू टी टाइम पर क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रेट लो को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन को डराइव करेंगे। अब तो देखिएगा ए टी इज इक्वल टू जीरो, आप कह सकते हैं इनिशियल कंसेंट्रेशन की बात करें ऑफ ए, ए मीन्स यहाँ पर रिएक्टेंट है, दिस ए स्मॉल ए इज द नंबर ऑफ मोल्स और कैपिटल ए इज द रिएक्टेंट सिंबल। ओके, तो हम यहाँ पर ए मान सकते हैं, स्टार्टिंग में ए मोल है। इसके बाद हम कंसंट्रेशन की बात करें, इसको सी नोट भी हम कह सकते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में हम बात करें प्रोडक्ट के मोल्स, वो क्या होंगे जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग में ओनली रिएक्टेंट है, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं है, प्रोडक्ट का बनना स्टार्ट नहीं हुआ, इस मींस प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, जीरो होगा। ओके, एट टाइम टी हम बात करते हैं, दिस इज द ए माइनस एक्स, कि ए रिएक्टेंट के एक्स मोल है वो कन्वर्ट होगी प्रोडक्ट के अंदर। इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो टी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स। इसको हमने सीटी, सीटी मीन्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। इट मीन्स प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनेगा, एक्स बनेगा, क्योंकि एक्स अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अब देखिए इस जो आपके जो इक्वेशन है ए गिव्स प्रोडक्ट, उसके लिए हम बात करते हैं रेट लो की, क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, उसकी पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए पावर 1, बिकॉज ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, उसकी पावर 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ कि आप यहां देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आप इसमें ग्राफ को प्लॉट करेंगे किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, तो आप देख सकते हैं इस टाइप का ग्राफ प्लॉट होगा, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स है, जहां पे m क्या है, k है। दिस इज द स्लोप ऑफ a plot and A is the concentration of reactant। तो आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन में ग्राफ को प्लॉट करेंगे ना, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, इसका जो स्लोप हो जाएगा दैट इज द के, क्योंकि इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू एम एक्स जैसी इक्वेशन है, और आपको पता होगा इसका ग्राफ क्या होगा, x और y में होगा, और m यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, दैट इज द स्लोप हो जाएगा। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डराइव करेंगे। तो आप देखिए हमने इक्वेशन 1 अभी लिखा था, तो उसको हम इस टाइप से भी शो कर सकते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू के
ए माइनस एक्स, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था ए पावर 1, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। अब हम बात करें टी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितना है, ए माइनस एक्स है, तो आप इस कंसंट्रेशन की जगह क्या कर देंगे, ए माइनस एक्स पुट कर देंगे। अब देखिए ये dx है, ये a माइनस एक्स है, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है। इस कंसंट्रेशन को आप यहां पुट करेंगे, इस dt को आप यहां पुट करेंगे, तो क्या होगा, dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। इक्वेशन नंबर 1 इसको हम कह सकते हैं। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 का हम करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप देखिए इंटीग्रेशन में ऐसा आएगा dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt, क्योंकि देखिए k यहाँ पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। जब आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इसका वैल्यू जीरो हो जाता है, इसलिए हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन के या सिंबल के बाहर पुट करेंगे। ओके, अब देखिए dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ln a माइनस एक्स, और आपको पता है k की जगह है, dt का होगा t प्लस c, यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में जो c है दैट इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसका वैल्यू हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। वो किससे करेंगे, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर। हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को भी एक्सप्लेन किया था, वहां पर भी हमने क्या किया, c का वैल्यू t इज इक्वल टू 0 टाइम पर हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहां भी वही कंडीशन होगी। अब आप देख सकते हैं जब t इज इक्वल टू 0 हो इस इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। आपको पता है T इज इक्वल टू 0 टाइम पर A कंसेंट्रेशन मींस रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन यहाँ पे A था, इट मींस T टाइम पर जो हम बात करते हैं, T टाइम की जब बात की थी हमने, इसका A माइनस एक्स था, इट मींस T 0 टाइम पर X का वैल्यू कितना है, 0 है। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, माइनस ln A माइनस 0, एक्स को आपने 0 कर दिया, क्योंकि x वो अमाउंट है जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बट t इज इक्वल टू 0 टाइम पर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, माइनस ए ln A माइनस 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा प्लस c, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ln A। इक्वेशन नंबर 3। अब आप इस c के वैल्यू को यहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो आप देख सकते हैं क्या इक्वेशन रहेगा, from equation number 2 and 3 minus ln a minus x is equal to kt minus ln a। हमने इक्वेशन नंबर 3 से c का जो वैल्यू था माइनस ln a, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये भी यहाँ पर कंसंट्रेशन वाली टर्म है, ये भी यहाँ पे कंसंट्रेशन वाली टर्म है, इसको एक साइड में करेंगे, तो अब देखिए इसको यदि आप इस साइड में लेके आते हैं तो ये ln a प्लस का हो जाएगा, तो इक्वेशन होगा ln a माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। अब आपको पता है एक इक्वेशन होता है ln m अपॉन n इज इक्वल टू ln m माइनस ln n, ये log m बाई n कह सकते हैं। ln का मीन्स होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग का मीन्स क्या होता है, इसका बेस क्या है, e होता है। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन को आपने इस फॉर्म में लिख दिया, ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। अब इसको k के इक्वल लिखिए, k इज इक्वल टू 1 अपॉन t ln a अपॉन a माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 5। और आपको पता है ln नेचुरल लॉग है, इसको आप log 10 में कन्वर्ट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 6। दिस इक्वेशन इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इक्वेशन को पूछते हैं, कई बार एग्जाम में इसको डिराइव करवाते हैं, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर इसके अंदर करना होता है। ओके, तो आई थिंक क्लियर है, तो ये हमने अभी डिराइव किया है इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जहां पे देखिए A है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A माइनस एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, ठीक है ना, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन नंबर 6 को डराइव किया है उसके प्लॉट करेंगे। तो अभी देखिए इक्वेशन नंबर 4 आपका ये था, ठीक है, इस इक्वेशन से हम नई नई इक्वेशंस बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये वाली इक्वेशन है अपने पास, इक्वेशन नंबर 4 ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt।
अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे लोग में, तो क्या करेंगे, इसमें आपने लोग में कन्वर्ट किया तो आप कह सकते हैं यहां पर 2.303 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको आप इसके नीचे यहाँ पे पुट कर दिया, कर सकते हैं ना, तो ये वैल्यू बन जाएगी log a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। ओके, अब इसको आप इस टाइप से भी शो कर सकते हैं, log a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। और इस इक्वेशन को log a माइनस एक्स के इक्वल भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, इसको इधर पुट कीजिएगा, इसको इधर पुट कीजिएगा, तो इक्वेशन आपके बन जाएगा log a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 टी प्लस log a। अब आप इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसे आएंगे, तो आप देखिएगा, पहला ग्राफ इसका है, तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग है, y इज इक्वल टू एम एक्स वाली इक्वेशन है। यहाँ पर ये तो वैल्यू y का है, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा m, दिस इज द y इज इक्वल टू एम एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, x और y में ग्राफ लोड करेंगे, तो आप कह सकते हैं इसका स्लोप क्या हो जाएगा m। तो आप देखिए यहाँ पर x का मतलब टाइम t है, और log a अपॉन a माइनस एक्स में हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका स्लोप हो जाएगा k अपॉन 2.303, इसका स्लोप हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है, दिस इज द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपको पता है ये वैल्यू y का है, ये माइनस माइनस की जगह ये वैल्यू m का हो जाएगा, तो ये x प्लस ये आपका c, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन है यहाँ पर। तो देखिएगा कि इसके अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर log a माइनस एक्स और इसमें जो आपका x यहाँ पर है t, इसमें ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो देखिए यहाँ टाइम है, यहाँ पर क्या log a माइनस एक्स है, तो आप कह सकते हैं ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है ये ना। तो अब देखिए इसमें आप यहाँ पर यह वैल्यू किसका है, log a का है, और यहाँ पे t है, तो अब देखिए ये इसका स्लोप है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव है साइन, तो इसमें इस ग्राफ को क्या हो रहा है, इसमें वैल्यू डिक्रीज होगा, तो आप इस टाइप से इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ये वैल्यू इंटरसेप्ट है log a, यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 हो जाएगा। ओके, अब ये क्या यहाँ पर log a माइनस एक्स इसमें, और टाइम में आपने ग्राफ को प्लॉट किया है। तो ये ग्राफ था आपके इस इक्वेशन जो रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए था, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर है ये आपके। अब देखिए विल्हेल्म इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये किससे डराइव होती है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से डराइव होती है। तो आप देखिएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें आप इसको देखिए ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, सॉरी ये आपका इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 टाइम है, तो a इज इक्वल टू सी नोट, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, a नंबर इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट, सी नोट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। 8 टाइम t की हम बात करें तो a माइनस एक्स था और इसका ct था, ct का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। अब देखिए जहां पर a है वहां पे सी नोट कीजिए, जहां पर a माइनस एक्स है वहां पे ct कीजिए, तो क्या हो जाएगा ln सी नोट अपॉन ct इज इक्वल टू kt। अब आप इसमें क्या करेंगे, ct को अपर वाले पार्ट में ले जाएंगे, सी नोट को लोअर वाले पार्ट में, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस ln ct अपॉन सी नोट इज इक्वल टू kt हो जाएगा। ओके, अब इस नेगेटिव साइन को आप इस साइड में पुट कर दीजिएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ln ct अपॉन सी नोट इज इक्वल टू माइनस kt हो जाएगा। अब देखिए ct अपॉन सी नोट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस kt, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी इक्वेशन होती है ln a इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। अब आपको इसमें a का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसको एक्सपोनेंशियल की पावर x करते हैं, तो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ आकर एक्सपोनेंशियल बन जाता है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए a का मीन्स क्या है, ct अपॉन सी नोट है, और x का मीन्स क्या है, ये यहाँ पर माइनस kt है, तो क्या बन जाएगा, ct अपॉन सी नोट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस kt हो जाएगा। ओके, अब देखो इस इक्वेशन को ct के इक्वल कीजिएगा, ct इज इक्वल टू सी नोट एक्सपोनेंशियल माइनस kt, इक्वेशन नंबर 7। This equation is known as the Wilhelmi equation for the first order reaction. I think clear है सब। तो इस टाइप से हम विल्हेल्मी इक्वेशन को डराइव कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार ये टॉपिक पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से समझने का ट्राई कीजिएगा, और
और अच्छे से इसको देखिएगा और अपनी कॉपी में ये नोट्स वगैरह आप अपने आप लिखते रहिएगा, क्योंकि आप आराम से पीपीटी को देख के नोट्स भी राइट डाउन कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ओके, तो ये था विल्हेल्म इक्वेशन के बारे में। तो अब आप देखिए हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको पता है हाफ लाइफ हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी डिस्कस किया था। हाफ लाइफ का मीन्स क्या होता है, जहां पर रिएक्टेंट की जो हाफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज द हाफ लाइफ टाइम। तो अब देखिए the time in which the concentration of reactant molecule remains just half of the initial concentration is known as the half life time. It is denoted by the t half. इसको हम t half से डिनोट कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ रहे हैं इस चीज को कि जहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की जस्ट हाफ हो जाती है, दैट इज द हाफ लाइफ टाइम। इसको हम t half से शो कर रहे हैं। तो अब देखिए A gives product एट टी इज इक्वल टू जीरो टाइम की बात करें तो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन कितने ए है, इसका प्रोडक्ट का अमाउंट कितने यहाँ पर जीरो है। बट टाइम टी पर आप देख सकते हैं रिएक्टेंट का एक्स अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो एट टाइम टी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, ये यहाँ पर एक्स हो जाएगा। एट टाइम टी हाफ की बात करें, क्योंकि टी हाफ का मीन्स क्या, हाफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर ए में से हाफ, हाफ मीन्स ए बाई टू कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो जहां पर एक्स था वहां हम क्या कर देंगे, ए बाई टू कर देंगे टी हाफ टाइम पर। तो ए माइनस ए बाई टू यहां पर हो जाएगा ए बाई टू। इट मीन्स टी हाफ टाइम पर इसका अमाउंट बचेगा ए बाई टू। तो आप कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू, यदि t हाफ है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, a बाई टू हो जाएगा ना, क्योंकि x का मीन्स क्या है, यहाँ पर कितना अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। और यहाँ पर हम बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम मीन्स हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। आई थिंक क्लियर है ना सब कुछ। तो इस टाइप से हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो आप देखिए हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन को हमने डराइव किया था। इक्वेशन नंबर 4 आपकी ये थी, ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt था। अब आप क्या करेंगे कि जहां इस t को t हाफ लिखेंगे तो x को क्या लिखेंगे, a बाई टू लिखेंगे ना। तो अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे कि फॉर हाफ लाइफ हम ln a अपॉन a माइनस ए बाई टू, क्योंकि जहां पर x था इसको a बाई टू किया, t को t हाफ किया। अब देखिए इस a माइनस ए बाई टू, a में से a बाई टू माइनस हुआ तो क्या बना, a बाई टू बना, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगा कि देखिएगा जब आप ln a अपॉन यहाँ a बाई टू लिखेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी हाफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a से कट, ये टू ऊपर चला गया तो क्या बन जाएगा, ln टू इज इक्वल टू के टी हाफ। अब आप टी हाफ के इसको इक्वल करोगे तो के यहाँ जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, टी हाफ इज इक्वल टू ln टू अपॉन के, जहां पे ln टू का वैल्यू जो कितना है 2.303 है और इंटू लॉग टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ln को आपने लॉग में कन्वर्ट किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, अपन के हो जाएगा। अब log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, इक्वेशन नंबर 8। दिस इक्वेशन इज फॉर द हाफ लाइफ टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है ना। इट मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू। तो देखिए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कि यहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की इनिशियल कंसंट्रेशन पर हाफ लाइफ टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप कह सकते हैं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पावर जीरो। यहाँ पावर जीरो है मींस ऑर्डर कितना है, मतलब यहाँ पे जीरो मतलब इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस टाइप से इसको आप कह सकते हैं। तो ऑर्डर यहाँ पर फर्स्ट है, बट यहाँ पर ए की पावर जीरो मतलब यहाँ पर ए की पावर जीरो मतलब कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं है, यहाँ पर यहाँ वन हो गया ना, इट मींस कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर हाफ लाइफ टाइम डिपेंड नहीं करेगा। इस टाइप से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर तो इनिशियल कंसंट्रेशन है ये, यहाँ पर क्या टी हाफ है, ये हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो टी हाफ का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। इस टाइप से देखिए ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, इट मींस टी हाफ का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये इस टाइप से आप इसको ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ओके,
नाउ एवरेज लाइफ टाइम, इट मीन्स टी एवरेज की हम बात करते हैं तो देखिएगा कि ये हम ओनली फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफाइन करते हैं। सबसे पहली बात तो ये, और होता क्या है कि जब आप रेट कांस्टेंट का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका टी एवरेज, और टी एवरेज को हम इस टाइप से सिंबल से डिनोट करते हैं, मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एवरेज लाइफ टाइम, इट इज डिनोटेड बाय द टी एवरेज। इसको टी एवरेज से डिनोट करते हैं, और जब भी आप रेट कांस्टेंट का व्युत्क्रम कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो आपका एवरेज लाइफ टाइम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए टी एवरेज इज इक्वल टू 1/k, और आपको पता है k का वैल्यू क्या होता है, 0.693/t हाफ। इस के वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी टी एवरेज इज इक्वल टू 1/0.693 टी हाफ, और 1/0.693 का वैल्यू होता है 1.44। इट मीन्स टी एवरेज इज इक्वल टू 1.44 टी हाफ, इक्वेशन नंबर 10। दिस इज द वैल्यू ऑफ टी एवरेज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई थिंक क्लियर है, सब समझ रहे हैं आप इस बात को। तो ये भी एग्जाम्स में कई बार इसको पूछा जाता है, या फिर इसमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको टी हाफ दिया हुआ रहेगा और कहेगा टी एवरेज कैलकुलेट कीजिए, कुछ नहीं करना आपको, 1.44 से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही आपका इक्वेशन है ये। तो दिस इज द एवरेज लाइफ टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये एग्जांपल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को हमने एक्सप्लेन किया था, फिर भी आपके दोबारा रिवाइज हो रहा है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। H2O2 डिकम्पोजिशन हो रहा है इसका, H2O एंड हाफ O2 में आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा ओनली H2O2 की कंसंट्रेशन पर, यहाँ पावर 1 है, इट मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। PCl5 का डिसोसिएशन होता है PCl3 और Cl2 में, तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K PCl5 कंसंट्रेशन, यहाँ पावर कितनी 1 है, तो मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अमोनियम नाइट्राइट है, इट गिव्स N2 प्लस 2H2O, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। नेक्स्ट इथीन प्लस H2 हाइड्रोजनेशन हो रहा है इसका, तो यहाँ पर H2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमने पहले भी एग्जांपल डिस्कस किया था, यहाँ पर ओनली इथीन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर एग्जांपल नंबर 5। दिस इज द एस्टर, इसका हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया, लेकिन वाटर यहाँ पर क्या एक्सेस अमाउंट में है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जनरेट करेगा। ये हमने पढ़ा था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जहां पर मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू तो 2 है, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 1 है। तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है जो कि एक्सेस में होता है। यहाँ पे एक्सेस में कौन है, वाटर है, इट मींस ओनली एस्टर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे सुक्रोज है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, वाटर यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में लिया है, तो वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो इससे बन क्या रहा है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन रहा है, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, ओनली यहाँ पावर 1 है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, आपको पता है ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये वाला, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है ओनली, ठीक है। इससे क्या बन रहा है, एक तो CO2 बन रहा है, एक यहाँ पर H2O बन रहा है, एक यहाँ पर CO बन रहा है, CO प्लस H2, ये तीन चीज यहाँ पर बन रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू ओनली ऑक्जेलिक एसिड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है, जो रेडियो एक्टिव डिके, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि रेडिएशन इमिट करते हैं, उनका जब डिकम्पोजिशन होता है, डीके होता है, तो वो जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा इसके अंदर, ठीक है। और उसके लिए हम जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 2.303/T log N0/NT। देखिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था 2.303/T log A/A-x, जहां पर K था रेट कांस्टेंट, यहाँ पे होता है डीके कांस्टेंट, इसको हम लेमडा से शो करते हैं। फिर यहाँ पर A इनिशियल कंसंट्रेशन, A-x T टाइम पर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर N0 और NT करते हैं। N0 का मीन्स है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो स्टार्टिंग में T इक्वल टू 0 टाइम पर, NT का मतलब है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम T पर, दोनों एक ही चीज है, तो यहाँ पर हम इसको सिंबल इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो ये इक्वेशन बनेगी लैम्डा इज इक्वल टू 2.303/T log N0/NT, lambda is equal to decay constant, N0 is equal to initial number of radioactive nuclei,
एंड टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम टी की बात कर सकते हैं हम। आई थिंक क्लियर है ये सब कुछ। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी टाइप से हम आगे नेक्स्ट जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक देखते रहिए केमिस्ट्री प्लस एकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।